ओके, ये पहले ये स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो ये पंकज ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, एंड आई गेस ये उनके ग्रुप मेंबर हो गए। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्लिक हियर। ओके, तो दिस इज द थिंग। मैंने आप लोगों से क्या कहा हुआ था कि लॉगिन, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये छोड़ के एग्जांपल ढूंढो, है ना। ये छोड़ के नए एग्जांपल ढूंढो, ये आपको पता है, दिस यू नो अबाउट इट, है ना। बट यू शुड, हर बार वी कैन से सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड के ऊपर ही ये एरर मैसेज आता है क्या? हमें नहीं ना, बहुत सारी फील्ड्स होती है, यूजर नेम पासवर्ड छोड़ के भी हमारे पास लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर, है ना। हमारे पास यहाँ पे सर्च की फील्ड है ना। कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे पेशेंट के टाइम पे यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स आ जाती है, जेंडर आ जाता है ना। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के टाइम पे आप डेट सिलेक्ट करते हो, वेन्यू सिलेक्ट करते हो, डेट सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे भी हमें एरर आता है। तो क्या है कि ये घिसे पिटे एग्जांपल मत लो प्लीज, है ना। ये एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से। मेडिकल रिकॉर्ड डिटेल एडिंग द करेक्ट पेशेंट डिटेल, ओके दिस इज वेरी गुड वन, है ना। ओपन ईएमआर के ऊपर प्रैक्टिस किया, ओपन ईएमआर बहुत अच्छा है, गुड, वेरी गुड, इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो फर्स्ट एंटर मिनिमम 65, शो इन करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, गुड वन, गुड एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल ढूंढ के निकाला यहाँ पे इन्होंने। एंड यहाँ पे जब आप टेस्टिंग कर रहे थे, पंकज इज इन द मीटिंग, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जब आप टेस्टिंग कर रहे थे, तब आपको क्या एक ही एरर मैसेज आया था या मल्टीपल एरर मैसेजेस आए हुए थे यहाँ पे टेस्ट करते टाइम? किसी ने देखा था ये वेबसाइट, देखी किसी ने? देखो, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं फॉर एनी फील्ड, है ना, देर आर मोर देन वन एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, देर आर सर्टेन चांसेस। जैसे कि सपोज डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैंने डेट ऑफ बर्थ रिमूव कर दी, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 0101, क्या हो जाएगी? है कोई 200 सालों से जिंदा, 225 साल? दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर मैं व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या मुझे एरर मैसेज आएगा? Yes. Yes, sir. ये देखो, एरर मैसेज आया, प्लीज एंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ, है ना, क्योंकि मैंने बहुत पुरानी ऐड की हुई है। अगर मैं यहाँ पे 2025 ऐड करता हूँ, इट, दिस शुड बी also not acceptable because age should be greater than or equal to 18 years, means वो एक तो 18 साल से बड़ा होना चाहिए या फिर 18 साल होना चाहिए, डॉट 18 ईयर्स, है ना। तो 2025 इज ऑल्सो नॉट वैलिड। अगर मैं यहाँ पे 1975 ऐड करता हूँ तो 50 ईयर्स हो गए। मैं यहाँ पे 1950 ऐड करता हूँ तो ये देखो थर्ड एरर मैसेज आया मेरा, एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 65 ईयर्स, मीन्स यहाँ पे उम्र जो होनी चाहिए 18 to 65 होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा प्रॉपर है कि एंटर मिनिमम एज 18 and 65, बट उसके एविडेंसेस के अंदर सिर्फ एक ही एविडेंस अटैच किया हुआ है, ओनली 65 ईयर्स का। सो 18 ईयर्स का भी यहाँ पे अटैच करना चाहिए, है ना। ये देखो 19 ईयर्स का ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये भी ओके, है ना, प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, गुड वन। देन पेमेंट प्रोसेसिंग, वैलिड इनपुट, देन यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई। ओके, कार्ड नंबर ऐड किया, इनवैलिड इनपुट, ओके, वैलिड डेबिट कार्ड नंबर, गुड, गुड वन। तो यहाँ पे आपने ये टेस्ट किया, है ना, यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल टेस्ट किया, बट इसके साथ ही इसके और क्या क्या केसेस निकलते हैं? आपने ये वेबसाइट देखी? किसी ने ये वेबसाइट को हिट करके देखा, जो कार्ड नंबर का मैंने भेजा हुआ था, Yes. है ना। और आई होप कि मैंने उसके नीचे आप लोगों को और एक लाइन लिख के दी थी कि इन यूएसए एमएक्स डिस्कवर वीजा मास्टर कार्ड यूज किए जाते हैं। तो मुझे बताओ कि वीजा का यहाँ पे कार्ड नंबर कितना डिजिट का होता है? कितने डिजिट का होता है कार्ड नंबर?
नहीं पता आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ नहीं है? 10 digit. हाँ? 16. और सीवीवी कितने digit का होता है? 3 digit. 3. 3 digit है ना? So this is valid for only Visa, Mastercard एंड डिस्कवर। तो ये जो 16 डिजिट और सीवीवी 3 डिजिट का जो है, दिस इज वैलिड फॉर वीजा, मास्टरकार्ड, डिस्कवर। बट एमएक्स के लिए किसी ने चेक किया? एमएक्स का क्या होता है? किया क्या किसी ने चेक? Yes, 15. 15 डिजिट का, राइट। Yes. और सीवीवी कितने डिजिट का होता है? वो चेक किया? कार्ड नंबर 15 डिजिट का है, तो सीवीवी कितने डिजिट का है, चेक किया क्या किसी ने? 3 digits. 3. 3 to 4. नो, 3 or 4. 3 to 4 नहीं, 3 भी 3 नहीं, or 3 to 4 भी नहीं, ओनली 4। ओके। Okay. तो यहाँ पे जब होगा हमारा, यहाँ पे जब कार्ड नंबर ऐड किया जाएगा, अगर सपोज मैं यहाँ पे एमएक्स का कार्ड नंबर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे कितने डिजिट वो एक्सेप्ट करना चाहिए? 15 डिजिट। और उसका सीवीवी कितना डिजिट एक्सेप्ट होना चाहिए? 4 डिजिट का, है ना? 4 डिजिट का एक्सेप्ट होना चाहिए। आप लोग बोलोगे सर हमें कंफर्म करके बताओ कि ये 4 डिजिट का ही होता है क्या, है ना? ये देखो 15 डिजिट का होता है इसका। ओके। एंड सीवीवी जो होगा उसका, ये 4 डिजिट। ओके। तो सीवीवी जो होता है इसका 4 डिजिट का ही होता है ना? ये देखो ये 4 डिजिट का। तो यहाँ पे जब भी हम टेस्टिंग करेंगे, तब हमें ये सिनेरियोज भी देखने हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्नर सिनेरियोज। ये आपके इंपॉर्टेंट सिनेरियोज बन जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं। टेस्टर का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना नहीं होता है, डीप में जाना होता है। कि अगर इसका 16 डिजिट का 15 डिजिट है, तो सीवीवी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है या सेम है, वो भी चेक करना हमारा काम है। तो अगर आप यहाँ पे वैलिडेशन कर रहे हो, आगे जाकर आपको कंपनी में जाके आएगी ऐसी यूजर स्टोरीज, है ना? और ये फंक्शनैलिटी अगर आपने बता दी ना इंटरव्यू में, सच बोलता हूँ, तुरंत सामने वाला आपको हायर कर लेगा। बिकॉज ये चीजें बहुत लिमिटेड लोगों को पता होती है। आज आप लोग कितने लोग हो मीटिंग के अंदर? यहाँ पे 70 पीपल आर देयर नियर अबाउट, है ना? 70 में से कितने लोगों को ये फंक्शनैलिटी पता थी कि ये 15 डिजिट का होता है, ये 16 डिजिट का होता है? पता था सब लोगों को, आप लोगों को? No, sir. No, sir. नहीं, है ना? तो कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा टेस्टर होगा, या फिर कोई ऐसा जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा, जिसने कभी पेमेंट की फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं की है, तो उसको पता ही नहीं होगा कि 15 डिजिट, 16 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट क्या होता है ना, किस तरीके से होता है। बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू टोल्ड देम कि आई जस्ट रिसेंटली टेस्टेड आउट वन यूजर स्टोरी related to the payment UI, where we have to make a payment and have to add different cards which are using in the USA. So in the USA they are most using the Amex, Discover, Visa and Mastercard. So we check for all of the cards and we found a defect in it where user tries to add the Amex card which should be accepted 15 digit card number and 4 digit CVV, but at the time of adding the CVV for Amex card, it is accepting only 3 digit. That is the defect, and I just logged that defect. क्रिटिकल डिफेक्ट भी हो गया हमारा, राइट? आपने यूजर स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दी, आपने बग भी बता दिया, है ना? और आपने यहाँ पे ऐसे ये जो बग्स जो है ना, आई रिसेंटली टेस्टेड आउट दैट यूजर स्टोरी, है ना? बिफोर 2 or 3 months आई टेस्टेड वन यूजर स्टोरी रिलेटेड टू दैट फंक्शनैलिटी, है ना? अगर कोई बेसिक फंक्शनैलिटी वो पूछता है, तो आप बताओ, पहले बताओ कि बिफोर 6 months, है ना, बिफोर 8 month, एट द स्टार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट, ऐसे कीवर्ड्स आप यूज करोगे तो ये बताता है कि नहीं, यू हैव द एक्सपीरियंस। हर बार अभी सब कुछ किया हुआ है, आज से आगे सब कुछ किया हुआ है, ऐसा करना नहीं होता है। समझ में आया?
है ना? Yes, sir. हम्म तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना सीखो, और ये जो चीजें जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, इसको यूज करना सीखो। इट इज नॉट ओनली कि लिख के दिए इसको रट्टा मारना है और अगर पूछा गया तो ही हम बताएंगे। नो, आपको तलवार दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करेगा तभी वीकेंड से आप तलवार चलाओगे। तलवार को उठाई जाती है शांति स्थापित करने के लिए भी, है ना, किसी को मारने के लिए नहीं उठाई जाती हर बार। ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया एरर हैंडलिंग, बाइक इंश्योरेंस, वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। ओके, ठीक है, इंश्योरेंस का है, हमारे हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है इसका, है ना, क्योंकि ये बाइक इंश्योरेंस का है। आवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द हेल्थ। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का कोई एग्जांपल लेते या लाइफ इंश्योरेंस का कोई एग्जांपल लेते, देन इट इज ओके, बट यू चूज द बाइक इंश्योरेंस। समवॉट ये एग्जांपल आपका रॉन्ग है यहाँ पे, है ना पंकज? सो यू शुड हैव टू वर्क ऑन दिस। ये भी बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर बाइक नहीं आएगा क्योंकि हेल्थ के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का अगर एग्जांपल पूछा गया तो, सॉरी, हेल्थ केयर का एग्जांपल पूछा गया तो हम बाइक तो नहीं बता सकते, है ना? रॉन्ग पॉलिसी नंबर शोइंग एरर मैसेज। ओके, ये हम बोल सकते हैं कि रॉन्ग पॉलिसी नंबर, कि जहाँ पे अगर हम पॉलिसी नंबर ऐड कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी नंबर है या लाइफ इंश्योरेंस का वो ऐड कर रहे हैं, तो इट्स शोइंग द एरर मैसेज। ओके, देन बैक एंड चेक ऑल रजिस्ट्रेशन इन द बैक एंड, यूजर आईडी, मेल आईडी, ठीक है। Binder of the test how to back and handle data loss correction process, ठीक है ये भी। सर्विस लेवल यूजर ऑथेंटिकेशन नोटिफिकेशन सर्विस, दिस इज द गुड एग्जांपल, नोटिफिकेशन सर्विस, गुड वन। यूजर ऑथेंटिकेशन ये वही हो गया, लॉगिन आईडी पासवर्ड, बहुत बेसिक एग्जांपल है ना? नोटिफिकेशन इज द गुड वन। नॉन फंक्शनल पेमेंट ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया, ये रिकवरी, ठीक है, ये रिकवरी आपकी फेल हो गई। कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक ही एग्जांपल है रिकवरी का, दूसरा एग्जांपल नहीं है इसका, सेकंड एग्जांपल मिसिंग। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्रॉस ब्राउजर, वर्किंग इन डिफरेंट ब्राउजर्स, डिवाइस कंपैटिबिलिटी। ओके, ठीक है। एक बात मुझे बताओ आप लोग, अगर देयर इज वन एग्जांपल, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग क्या बोलता है? कोई बता पाएगा डेफिनेशन? प्लीज related to hardware and RAM details. रिलेटेड टू हार्डवेयर मीन्स, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो इट शुड बी वी हैव टू टेस्ट द accessibility of software to hardware and hardware to software, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, we check that Yes, browser we is can do this. ओके, और what about the inter system testing? It is related to the changing, interchanging the data with a different application. Okay, so I can conclude like that it is we are checking the accessibility between two softwares or two Yes. applications, Yes. तो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, है ना? Yes. एकदम सिंपल टर्म में। Yes. So in configuration cross browser, is it software to software or software to No. hardware? Cross browser it is is software software to software Software to to software. software. है ना? तो ये क्रॉस ब्राउजर यहाँ पे आएगा ही नहीं पहली बात तो। Yes. डिवाइस कंपेटेबिलिटी इट इज ओके, तो आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के अंदर देख रहे हो। Yes. ये बहुत हायर लेवल ऑफ एग्जांपल हो गया कि लाइक बहुत हायर लेवल है ये। इतना इतना नहीं, ये यूज केस नहीं है ऐसे देखा जाए क्योंकि एक एप्लीकेशन है, ये लैपटॉप टैबलेट और फोन के ऊपर चल गया तो ठीक है हमारी टेस्टिंग हो गई। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, एप्लीकेशन में हम सारी चीजें ऐड करते हुए एप्लीकेशन का पूरा फ्लो चेक करते हैं। तो दिस इज वेरी अपर लेवल, है ना? मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल नहीं है, दिस इज नॉट द प्रॉपर एग्जांपल। एग्जांपल क्या आएगा कि सपोज मेरा यहाँ पे मैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन में ऐड कर रहा हूँ,
और यहाँ पे कहीं पे तो भी है ना मुझे फोटो फोटो ऐड करने का आता है ना, कि जहाँ पे कैमरा के ऊपर क्लिक होता है ना, Yes. वहाँ पे हमें एक आता है कि अपलोड द कैमरा, अपलोड द फोटो फ्रॉम गैलरी और कैप्चर योर फोटो, राइट। Yes. Yes. आती है कहीं पे फंक्शनलिटी, अगर ये कहीं पे है, Yes. पता नहीं मुझे कहीं पे आएगा, बट देयर इज अ अनआइडेंटिफाइड फंक्शनलिटी। पेशेंट को टिक करोगे तो आएगा। सॉरी। अनआइडेंटिफाइड पेशेंट को टिक करोगे तो आएगा। यहाँ पे है क्या, आगे है क्या कहीं पे फोटो का, आई डोंट थिंक सो कि फोटो का है यहाँ पे। अगर आ गया होगा तो इट्स वेल एंड गुड, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे अटैचमेंट्स है। अब जैसे कि अटैचमेंट्स के अंदर मैं जाता हूँ, मर्ज पेशेंट फाइल अपलोड डिसेबल वेयर देयर इज नो एक्टिव विजिट, बट मुझे तो अटैच करना है, ठीक है, नोट हो गया। ये एप्लीकेशन में मुझे श्योर नहीं है यहाँ पे है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें फंक्शनलिटी आती है, हमारे प्रोजेक्ट में भी है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, इसमें भी है। तो इफ यू सी हियर, ये देखो यहाँ पे फोटो करके है ना, कि यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फोटो है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा, और कैप्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो कैमरे से वो फोटो कैप्चर हो जाएगा, राइट। तो मेरा ये पीएमएस एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप के हार्डवेयर जो कि है कैमरा, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। Yes. Yes. कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, जब मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करके मैंने कोई तो भी फोटो यहाँ पे अपलोड किया, तो क्या ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल होगा या इंटर सिस्टम का? Configuration. Configuration का होगा। Configuration. Configuration. कैसे? Camera is it is not an application, no? It is नहीं, It hardware. is a hardware and browser is a Browser. Yes. ब्राउजर Windows नहीं, software. ये मैंने ब्राउज किया, ब्राउज So करके this is मेरे the हार्ड डिस्क के application अंदर of है, PMS. मेरे सपोज यहाँ पे कोई तो भी एक फोटो है, वो फोटो को मुझे ऑलरेडी मैंने है मेरा फोटो, उस फोटो को यहाँ पे मुझे अपलोड करना है ब्राउज करके, So और मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो application to hardware to application, na, means RAM to like memory location to इट software इज you नॉट are रैम, इट इज बाय द वे हार्ड डिस्क, है ना। Yes. तो यहाँ पे हम ब्राउज के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो बाय सॉफ्टवेयर पीएमएस एप्लीकेशन तो विंडोज के साथ हो रहा है कम्युनिकेट, बट विंडोज किसके साथ कर रहा है, हार्ड डिस्क के साथ, है ना। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये भी क्या हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन का Configuration. एग्जांपल हो गया कि सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर क्या होगा, कि सपोज आपने पेमेंट करने के लिए जब हम जाते हैं, तो पेमेंट करने के लिए हमारा पीएमएस एप्लीकेशन वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो कंपनीज जो है, या आपका जो बैंक अकाउंट जो मोबाइल बैंकिंग के साथ, तो वो अलग एंटिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना। Yes. तो वो क्या Yes. हो गया, Yes. सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। Software. तो वो इंटर सिस्टम का एग्जांपल हो गया। फिर हमने यहाँ पे भी देखा हुआ था कि हमारे टेक्निकल फ्लो के अंदर ये यहाँ पे हमारे टेक्निकल फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, हमारा पीएमएस एप्लीकेशन इंश्योरेंस कंपनी के साथ बाय द ईडीआई यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारा फ्लो जो होगा, ये फ्लो का किसमें आ जाएगा, इंटर सिस्टम के अंदर आ जाएगा, है Yes. ना। पीएमएस टू क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी टू क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट। तो ये चार फ्लो हो गए हमारे इंटर सिस्टम के, Yes. है ना। देखो इस तरीके से समझो चीजों को, तो आप तुरंत ग्रास्प कर लोगे डायरेक्टली चीजों को, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना तो हो जाएगा, बट आगे जाके काम करना है। तो काम करते टाइम आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई ना कि किस तरीके से आपको डिकोड करने हैं चीजों को, आप फटाफट मीन्स 4 घंटे का काम 1 घंटे में करके छोड़ दोगे आप, नहीं तो उसी में लगे पड़ोगे कि अरे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। फिर इंटर सिस्टम है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ओके, आधार इंटीग्रेशन कर लिया, आधार, ओके। आधार हम नहीं बताएंगे क्योंकि आधार क्या है, इंडियन है कि फॉरेन है या वर्ल्ड वाइड है, Indian. India. Only for India. इंडियन है।
हाँ इंडिया, तो ये भी Indian ID. एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, है ना? ये भी एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, आधार का गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। सैनिटेशन पेमेंट गेटवे इनवैलिड कार्ड नंबर, ये भी गलत एग्जाम्पल है। सैनिटेशन सैनिटाइजेशन टेस्टिंग क्या है इसकी डेफिनेशन? To detect the units which are not included in your SRS document, but developer have added. डेवलपर हैव एडेड, ओके, गुड वन। मुझे बताओ, अगर मैं सपोज प्राइस जो हम लिखते हैं, अगर मैंने प्राइस, मुझे बताना कि कौन सी प्राइस यहाँ पे सही है, ओके? अगर मेरा 99.99 है ना, मुझे बताओ ये चारों प्राइस में से कौन सी प्राइजेस, अगर मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 4 लिख दूँ, फॉर योर एबीसीडी लिख देता हूँ, है ना, क्या आपको बताने के लिए इजी पड़ेगा आंसर। देखो जय, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर मेरे जैसा कोई पागल बंदा आ गया ना, तो वो आपको ऐसे ही एकदम बेसिक में जाके पूछेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें आप लोग बता दोगे, बेसिक चीजों में मार्क आ जाते हैं लोग। अब मुझे बताओ, इन ए बी सी डी चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन से रॉन्ग है? A option is correct. First ए one is पर correct. अदर्स आर रॉन्ग, एंड व्हाई अदर्स आर First रॉन्ग? and B C. and D are First wrong. A and C. A and C are correct. A and C are correct, and B and D are like after point we will not consider if it is less than 5. So B and D are incorrect. Yes, sir. My understanding is Yes. the A correct, I think. क्यों ये क्यों करे इनकरेक्ट है दोनों बी एंड डी? Like after point, if it is less than 5, we will like do round figure. 100 सर देन 5? सर जब कैलकुलेशन टेस्ट कवरेज टेस्टिंग होगी तो वो ऐसा नहीं प्रिंट करेगा ना सर। क्यों नहीं प्रिंट करेंगे? करेंगे। ये देखो फॉरेन का एप्लीकेशन है, हमारे इंडिया में नहीं चलता है। हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, 99 के बाद डायरेक्टली 100 आता है ना? यस। बट इन द फॉरेन कंट्रीज दे आर कैलकुलेटिंग इन पेनीज एज वेल, है ना, जिसे सेंट्स भी बोला जाता है। तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं, उन लोगों का तो ये सेंट वहां पे यूज होता है, हमारे यहाँ पे अभी पैसा यूज होता है क्या? नहीं। नहीं। और यहाँ पे ऑनलाइन हमारे यहाँ पे बिलिंग के अंदर पैसा आता है, क्योंकि आप जब कोई भी पेमेंट करते हो तो वहां पे आता है ना 100.50, तो 100.50 का पेमेंट करते हो आप लोग। वो ऑनलाइन करते सर पर कैश में नहीं करते। हाँ, बट वहां पे फॉरेन में कैश में भी किया जाता है ना? Yes, 1 pence is also applicable. हम्म। तो अब मुझे बताओ, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ मनी, विच वन इज द राइट एंड विच वन इज द रॉन्ग? रॉन्ग का आंसर सही बताओ कि वो क्यों रॉन्ग है। सर क्योंकि वो सेंस जो है तो वो 100 के ऊपर जाता है तो वो 100 का काउंट +1 हो जाता है डॉलर्स में और वो रीसेट हो जाता है फिर से। राइट ना? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं 100.000, इज इट राइट और रॉन्ग ये वाला? We can write it sir, but वो सर जल्दी इनवैलिड बताओ, होगा। वी डोंट हैव इनवैलिड दैट होगा टाइम। सर। क्यों इनवैलिड होगा?
क्योंकि सर जो फ्रैक्शनल पॉइंट है सर वो 3 डिजिट तक नहीं जा सकता ना, पॉइंट डेसिमल। क्यों नहीं जा सकता? पढ़ी नहीं आप लोगों ने? वैल्यू तो पढ़ते हो ना आपकी। पॉइंट के बाद तो कितने भी डेसिमल तक जा सकता है वो तो यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता फिर? सर वो यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा, मतलब कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग। कौन पॉइंट कंफ्यूज हो जाएगा? पॉइंट के बाद मैक्सिमम सर अपने पास तो सिर्फ 2 वैल्यू ही लेते हैं ना। अपने पास में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज के अंदर क्या है, 99.99 इज टोटली एब्सोल्यूट राइट, है ना? बट यहाँ पे क्या है, जब हमारा 0.99 होता है, प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस सोचो अभी। अगर जब भी आप वैल्यू को देखते हो तो वैल्यू किस पैरामीटर के ऊपर कैलकुलेट की जा रही है, वो पैरामीटर दैट इज द राइट, है ना? हम मीटर और सेल्सियस दोनों का एडिशन कर सकते हैं क्या? मीटर और सेल्सियस का एडिशन हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों पैरामीटर अलग अलग है ना? दोनों के काउंट अलग अलग किया गया है, दोनों के जो मटेरियल जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ प्राइस हम देख रहे हैं, तो प्राइस के टर्म्स में यहाँ पे 99 तक बरोबर है। 99 के अंदर अगर मैं 0.01 ऐड करूंगा, है ना, 0.01 अगर मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा 100.00 हो जाएगा यहाँ पे, है ना कि ये होगा, राइट? यस। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ तक ही ये प्राइस सही है। अगर उसके आगे ये कुछ भी आता है ना, अगर 4 5 6 7 8 9 10 या 3 डिजिट या 4 डिजिट या ऐसे कुछ भी अगर वैल्यू लिखी हुई है, तो दैट इज टोटली इनवैलिड, है ना? Invalid. Yes. ये टोटली इनवैलिड आएगा, क्योंकि 2 डिजिट तक ही यहाँ पे एक्सेप्टेड है। यहाँ पे भी क्या है, वैल्यू सही है, वैल्यू में कोई गड़बड़ नहीं है, बट डेवलपर ने क्या किया है, एक्स्ट्रा का जीरो ऐड कर दिया है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं है, और एथिकली प्रैक्टिकली बाय नॉलेज, बाय ब्रेन, बाय बेसिक ह्यूमन ब्रेन ये चीज गलत है। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया ये? सैनिटेशन सैनिटेशन और गार्बेज। समझ में आया? एकदम ग्राउंड लेवल का बेसिक एग्जांपल बताया मैंने आपको, बट इट इज Yes. वैल्यूएबल, और ये होता है एप्लीकेशंस में, ये चीजें आती है। आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये इतनी छोटी छोटी चीजें आती है क्या? इतनी ही छोटी छोटी चीजें आती है, क्योंकि यही पकड़ना मुश्किल है, यही नहीं समझ में आता है लोगों को। अभी देखो, मुझे इतनी छोटी चीज समझाने में मुझे 10 मिनट लग गए। आधे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा कि अरे ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, लाइक दैट, है ना? तो यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, पैरेलल का गेटवे, सबमिट पेमेंट थ्रू रेजर पे, क्रोम, फायरफॉक्स, नेट बैंकिंग, सफारी, लोड चेकिंग, चेकिंग टाइम टेबल, मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन। बहुत हाई लेवल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये हाई लेवल के एग्जांपल्स नॉर्मली नहीं हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट ओके, पैरेललाइजेशन के अंदर आप नॉर्मली ये भी अगर बता देते थे कि हमने यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड चाहिए, ये नॉर्मली क्या हो गया, ये टाइम रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक चले गए। हेल्थ रिलेटेड की अगर हेल्थ के अंदर यहाँ पे एक एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि ओपन ईएमआर के अंदर 18 से 65 ईयर्स के पेशेंट्स ऐड हो सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये ओपन एमआरएस के अंदर यहाँ से 1 साल से लेकर तो 100 साल तक के पेशेंट भी ऐड हो सकते हैं। तो ये पैरेललाइजेशन का एग्जांपल हो गया, है ना? वैसे यहाँ पे वैलिडेशंस के एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बट नाइस अटेम्प्ट, है ना? इससे आई गेस बाकी लोगों को भी आइडिया आ चुकी होगी। मैं बाकी भी देखूंगा, यहाँ पे ज्यादा हम टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बट यस, अगर मुझे लगता है तो वी विल डिस्कस, हम देखेंगे वो चीजें भी। जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है, प्लीज सॉल्व क्यू असाइनमेंट 1 एंड शेयर इट ऑन आवर ग्रुप। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन किसी के माइंड में? समझ रही चीजें, है ना?
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। देखो यहाँ पे लॉगिन मॉडल देखा हुआ था, फिर हमने होम स्क्रीन भी देख ली थी, है ना? होम स्क्रीन के बाद यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन। सो नाउ यू कैन सी द पेशेंट रजिस्ट्रेशन मॉडल। सो ये यहाँ पे जब यूजर आएगा, है ना, मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, दिस इज फॉर द रेफरेंस कि आप लोगों को कहीं पे इधर उधर जाके देखने की जरूरत ना पड़े, सब एक ही जगह पे आपको मिल जाए। एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, मैं 10 डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, एक ही ओपन किया, एक के अंदर ही सब कुछ मिल गया, खत्म, है ना? 4-5 अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन हो गए, एक आपका क्लास नोट्स का होगा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक मैनुअल टेस्टिंग, एक एपीआई टेस्टिंग और एक इंटरव्यू क्वेश्चन, शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट। अब ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपने एपीआई कॉल डिस्कस किए थे उस दिन। और यहाँ पे देखो ये यूनिक आईडी आ गया, यूनिक आईडी। मैंने आपको बोला था क्या है, एक हर एक पेशेंट का क्या होगा यहाँ पे, यूनिक आईडी होगा, है ना? अब यहाँ पे क्या है, SJ4, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी, बर्थ डेट, एज, सिटी, फोन नंबर 1 2, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मेल आईडी, है ना, ये बेसिक डिटेल्स, इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक्स। हेल्थ केयर के अंदर बेसिक डिटेल्स जो ऐड की जाती है पेशेंट की, है ना, पेशेंट बेसिक डिटेल्स जिसे हम बोलते हैं, उसे बोला जाता है डेमोग्राफिक्स। ये टेक्निकल टर्म है ना, ये कोई बताएगा नहीं, बट ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये डेमोग्राफिक्स बोला जाता है इसे। फिर अगर देखते हैं ये डेमोग्राफिक्स ऐड किए, उसके बाद इज क्रोनिक, इज एलर्जिक। अब इज क्रोनिक और इज एलर्जिक क्या होता है कि सपोज कोई पेशेंट है, उसको क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक डिसीज मीन्स जो डिसीज लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, या फिर ऐसे डिसीजेस जिनका एक बार हो गए तो वो जाते नहीं है, जैसे कि माइग्रेन, डायबिटीज, हाई बीपी, है ना? ऐसे जो डिसीज जो होते हैं ये क्रोनिकल डिसीज के नाम से जाने जाते हैं, क्रोनिकल डिसीजेस बोला जाता है। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे माइग्रेन है, तो क्रोनिक डिसीज का चेक बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टार मार के, तो ये मैंडेटरी फील्ड हो गई। जैसे यूजर ये चेक करेगा, ये मैंडेटरी फील्ड हो गई, कोई ना कोई लिस्ट में से उसे, है ना? अगर लिस्टेड क्रोनिक डिसीज है उसमें से अगर कोई डिसीज पेशेंट को है, तो यहाँ पे उसे हाईलाइट किया जाएगा। नॉर्मली सारे डिसीज होते हैं, ये एक टेस्टिंग का एप्लीकेशन है, इस वजह से 2 ही एग्जांपल है यहाँ पे, नॉर्मली पूरी लिस्ट होती है। देन इज एलर्जिक, तो अगर कोई पेशेंट को एलर्जी होती है, जैसे कि किसी को कोई मेडिसिन की एलर्जी होती है, किसी को कोई खाने की एलर्जी होती है, कोई कंटेंट की एलर्जी होती है, इंग्रेडिएंट की एलर्जी होती है, तो वो सारे यहाँ पे होते हैं, जिसमें से डॉक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, है ना? इज क्रोनिक, इज एलर्जिक। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये चेक किया तो ये मैंडेटरी फील्ड हो गई, है ना? इसके बाद ये फोटो की फंक्शनैलिटी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि स्टार्ट करने के बाद कैमरा ओपन होगा, कैप्चर करते ही फोटो क्लिक होके अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। अगर सिस्टम में ऑलरेडी कोई इमेज है, उसे अपलोड करना है तो ब्राउज के ऊपर टैप करके सिंपली अपलोड कर सकते हैं। अगर इमेज अपलोड हो चुका है, उसे अगर रिमूव करना है तो रिमूव के ऊपर टैप करके वो इमेज यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और लास्ट वन आ गया कंपनी डिटेल्स के, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, तो ये एटलांटिस आईटी सॉल्यूशंस करके है। इज डिपेंडेंट, तो यहाँ पे नो, रिलेशन क्या है, एंड एम्प्लॉय आईडी मीन्स यहाँ पे पॉलिसी आईडी भी आ जाएगा। अगर सपोज कोई पर्सन है जो कंपनी में काम करता है, कंपनी का इंश्योरेंस है, तो वो डिटेल, इंश्योरेंस की बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ऐड की जाएगी। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होती है, इंश्योरर, इंश्योर्ड, टीपीए कौन है, ब्रोकरेज कितना है, डिडक्टेबल कितना है, वो सारा जब कुछ फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फाइनल बिल जब आएगा, जब क्लेम किया जाएगा, तब ये सिर्फ बेसिक डिटेल्स होती है कि इंश्योरेंस है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सी कंपनी का है, ये चेक करने के लिए होता है ना? सो ये क्या समझना है सबको? कंफ्यूजन है मेरे को, एक दिया है ओपन एमआरएस, दूसरा दिया है जिस application के आप एक एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर रहे हो,
में जो मन में आए उस एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी आप एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं, सिर्फ आपके कंपनी का नाम यूज करो, है ना, क्योंकि सारी फंक्शनलिटीज तो सेम ही होने वाली है। आप Amazon का कार्ड एक्सप्लेन करो या फ्लिपकार्ट का कार्ड एक्सप्लेन करो, फंक्शनलिटी वही होने वाली है, कार्ड की फंक्शनलिटी, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होने वाला है। ओके, वैसे ही ये एप्लीकेशन है। तो एक साथ 3 एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, तो पैरेललाइजेशन टेस्टिंग कितने स्ट्रांगली हो रही है आपकी, वो देखो। मुझे एक बात बताओ, एज अ टेस्टर पर्सपेक्टिव, अगर मैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर आया, मैंने कुछ डिटेल्स ऐड की, और मैंने सेव किए बिना एग्जिट कर दिया, और मैं वापस पेशेंट रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर गया, तो क्या ये यूनिक आईडी एक से बढ़ जाएगा या सेम रहेगा जो पिछली बार था? डिपेंड करेगा डेवलपर का, सर आपने क्योंकि सेव सर नहीं किया रिकॉर्ड है वही तो पे रहेगा तो फिर वही Same. रहेगा, नहीं रहा तो फिर सेम रहेगा। सेव नहीं किया है तो वो यूज नहीं होगा यूनिक आईडी। मैंने कंडीशन क्या मेंशन Yes. की, सेव नहीं सेव किया नहीं है, किया है Yes. तो यूटिलाइज नहीं होगा वो। तो वो नंबर यूटिलाइज नहीं होगा, वो ऐड ही नहीं हुआ डेटाबेस में, तो वो Yes. नंबर सेम ही रहेगा, है ना। दिस इज द टेस्टिंग। अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं 10 बार आया, 10 बार मैंने विदाउट सेव एग्जिट कर दिया, और जब मैं 11 टाइम आ रहा होता, ये नंबर अगर 11 बार बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे लिए? डिफेक्ट डिफेक्ट हो जाएगा। Defect. इसे टेस्टिंग बोलते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे हर एक चीज को थॉरली टेस्ट करना होता है, डिटेल में टेस्ट करना होता है। अभी एक देखो, ये जो है ना, ये अंडर टेस्टिंग एप्लीकेशन है, ये कंप्लीट। आप लोग देखोगे यहाँ पे, देखो ये है हाँ, नहीं, ये देखो ATT फोन नंबर ब्लड, ये जैसे इनलाइन है, कंप्लीट सॉर्टेड है, वैसे ये दिख रहा है क्या? तो ये स्पेसिंग का इशू जैसे बोलते हैं हम, अलाइनमेंट इशू बोला जाता है, जैसे अलाइनमेंट इशू, तो ये अलाइनमेंट इशू नहीं है। हम बोलते हैं ना, वी आर जस्ट चेकिंग द एप्लीकेशन लुक एंड फील। लुक एंड फील किसमें चेक करते हैं? जी यूआई GUI टेस्टिंग में करते हैं, है ना। तो ये भी हम ये प्रॉपरली देखते हैं यहाँ पे। अब कैपिटल स्मॉल प्रॉपर है या नहीं है ना, वो चीजें भी यहाँ पे चेक की जाती है। हेलो सर। यस, बोलिए प्लीज। सर अब कोई कोई एप्लीकेशन पे ऐसा रहता है कि हम इंटर नेम करते हैं, फिर यूजर नेम करते हैं और बाहर चले जाते हैं, और फिर वापस से आते हैं तो फिर वो ऑटो फिल होके आता है सर, वहां तक जहां तक आपने फिल करे थे ना। राइट। तो क्या वो आपने भी कैशे कैशे करके सुना है, कैशे? हाँ, कैश फंड। तो वो टेम्पररी कैशे के अंदर वो सेव होता है, कुकीज एंड कैशे का काम होता है वो। तो सर ये कैशे यूनिक आईडी भी उसमें सेव होंगी क्या कैश में? नहीं, आईडी नहीं से होगा। आईडी कब से होगा? जब आप उसका पोस्ट कॉल करोगे। जब तक पोस्ट कॉल नहीं होगा, तब तक डेटाबेस में एंट्री क्रिएट नहीं होगी, और जब तक एंट्री क्रिएट नहीं होगी, वो नहीं आएगा। ये जो यूनिक आईडी जो है, दिस इज एसोसिएटेड विद पेशेंट, नॉट योर सेशन। आप जो बात कर रहे हो वो सेशन रिलेटेड बात कर रहे हो। एक सेशन होता है, जब आप, अगर सपोज आपने जो बोला मुझे कि आपने नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐड किया, आप बैक गए, आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद आप आए, और आपने देखा कि आपका नाम वहां पे फील्ड है, बट आप 2 दिन के बाद आए, तो क्या वो नाम वहां पे रहता है? नो सर। नो, क्योंकि आपका सेशन एंड हो गया। हर एक सेशन का एक टाइम पीरियड होता है, डिपेंड्स ऑन अलग अलग एपीआई के ऊपर, अलग अलग फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंड है। कहीं पे 5 मिनट होता है, कहीं पे 10 मिनट, कहीं पे 2 दिन, कहीं पे 10 दिन भी होता है वो, है ना। तो जब तक वो सेशन वहां पे एक्टिव है, तब तक वो आपको वहां पे वो फेच करके लाता है डिटेल्स। तो ये एक बार सर वो सेशन एंड हो गया, वो वहां से नहीं लाता है। डेवलपर ऐसी फंक्शनलिटी सेट करते हैं सर, टाइम लिमिट यस, उसकी अलग से यूजर स्टोरी आती है आपको, वो कैशे की अलग से यूजर स्टोरी होती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो आप जो प्रोजेक्ट जो पढ़ रहे हो ना, ये जो अभी आप जो प्रोजेक्ट जो देखोगे, वो 5 से 7 साल का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी बनाने के लिए 6 महीने से 8 महीने निकल जाते हैं। ये सिर्फ इतना इतना, ये जो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग, ये स्क्रीन बनाने में 6 से 8 महीने निकल जाते हैं। इसकी डिजाइनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, फिर प्रोडक्शन में जाता है, फिर वापस कुछ चेंजेस आते हैं, वापस चेंजेस होते हैं, पूरा का पूरा चेंज किया जाता है। और ये ऐसा नहीं होता कि पूरा रजिस्ट्रेशन का एक ही यूजर स्टोरी में तैयार कर दिया जाएगा, नहीं।
ये सेव बटन जो दिख रहा है ना, ये सिंपली ये इतना सा बटन इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग यूजर स्टोरी होती है। अपडेट का बटन इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से यूजर स्टोरी होती है। डिलीट का बटन इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से यूजर स्टोरी। तो ये 5 बटन की 5 यूजर स्टोरी हो गई। फिर ये पेशेंट डिटेल्स, ये जो दिख रहा है, ये कंप्लीट दिखाने के लिए, यूआई के ऊपर दिखाने के लिए अलग से यूजर स्टोरी। फिर इसके ऊपर जो वैलिडेशन जो लगाए जाते हैं कि डेट कितने से कितने तक एक्सेप्ट होनी चाहिए और कितने से कितने तक नहीं, इसकी अलग यूजर स्टोरी है ना। फिर यहाँ पे ये इज क्रोनिक की अलग यूजर स्टोरी, इज एलर्जिक की अलग यूजर स्टोरी, फोटो की तो ये कंप्लीट ये 4 फंक्शनलिटी हो गई अलग अलग। तो ये चारों की अलग अलग यूजर स्टोरी, ये कंपनी डिटेल्स की अलग यूजर स्टोरी। फिर इसके साथ जो आपने कैशे का जो बोला, इसके साथ फिर गेट पोस्ट जितने भी अब तो साथ फिर आएगा फाइनल यूजर स्टोरी। उसका फाइनल एपीआई प्लस डेटाबेस, इसका फाइनल यूजर स्टोरी आता है जो सेव का होता है। कि सारी डिटेल्स आपने ऐड की, सेव किया, तो सेव करने के बाद पोस्ट कॉल होना चाहिए। पोस्ट कॉल के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वेरीफाई करके डाटाबेस के अंदर गया या नहीं गया। फिर अपडेट की अलग से यूजर स्टोरी, डिलीट की अलग से यूजर स्टोरी, क्लियर की यूजर स्टोरी, एग्जिट की यूजर स्टोरी। समझ में आया? यस सर। है ना। तो ये इतना ब्रेकआउट किया जाता है। ये तो मैंने और भी वैकेंसी मीडियम लेवल पे बोला, इससे भी और ज्यादा ब्रेकआउट किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा, ये क्यों? ये पूरी फंक्शनलिटी पेशेंट रजिस्ट्रेशन की, एक यूआई बनाओ, एक एपीआई बनाओ, एक डेटाबेस बनाओ, खत्म कर दो 3 यूजर स्टोरी में। है ना, है ना, ऐसे करना चाहिए, सिंपल हो जाएगा काम। सही है ना। ऐसे क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज अगर सपोज यहाँ पे मैं पूरी की पूरी फंक्शनलिटी एक ही यूजर स्टोरी में अगर मैं यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन की, तो डेवलपर का कोड जो होगा, वो डेवलपर का कोड वास्ट होगा या सिंप्लीफाइड होगा? फास्ट होगा। वास्ट होगा। जितना बड़ा डेवलपर का कोड, अभी आप लोग ऑटोमेशन करते हो, क्या आपने पूरा लॉगिन पेज से लेकर तो एकदम अभी तक पूरा फ्रेमवर्क गिमवर्क बना के पूरे सारे के सारे टेस्ट केसेस आपने एक ही टेस्ट केस के अंदर सारे फंक्शनलिटीज आपने ऐड कर दी क्या? नो सर। नो नहीं। सर। आपने उसको अलग अलग क्यों रखा? टू सिंप्लीफाई, कि कौन सा फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, किस वजह से फेल हुआ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं हुआ। है ना। ऐसा तो नहीं हो गया कि 8 नंबर का रन हुआ, फिर 2 नंबर का हुआ, फिर 5 नंबर का हुआ। ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तो जितना बड़ा डेवलपर का कोड होगा, उतने ही ज्यादा आपके टेस्ट सिनेरियोस बनेंगे। जितने ज्यादा टेस्ट सिनेरियोस बनेंगे, उतने ज्यादा टेस्ट केसेस बनेंगे। जितने ज्यादा टेस्ट केसेस बनेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम डेवलपमेंट और टेस्टिंग को लगेगा। प्लस टाइम तो ठीक है, बट उतने ही ज्यादा चांसेस भी होंगे कि आपका कोई ना कोई टेस्ट केस या फंक्शनलिटी या कॉर्नर सिनेरियो आपसे मिस हो जाए टेस्टिंग करने में। यस। अगर मैं बोलूं कि आपको 50 किलो गेहूं है, और 50 किलो गेहूं के अंदर मैंने 10 कंकड़ डाल दिए है, और वो 10 कंकड़ आपको मैं बोलता हूँ कि 1 घंटे में मुझे ढूंढ के दो, इज इट, वी कैन से ये इजी टास्क है या हार्ड टास्क है? 10 के 10 मिलना मिलना पॉसिबल है? नो। नो, है ना। बहुत टीडियस टास्क है। 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, एक हाथ कोई ना कोई कंकड़ मिस होने के चांसेस वहां पे है। तो इस वजह से स्टोरीज को, फंक्शनलिटीज को बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर ब्रेक किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर सपोज सिर्फ यहाँ पे कि डेवलपर ने बोला कि ये पेशेंट डिटेल्स की ये जो फंक्शनलिटीज जो ये दिखनी चाहिए, ये सिर्फ नाम दिखने चाहिए और इसके टेक्स्ट बॉक्सेस दिखने चाहिए, ये इतना ही इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसका कोड भी छोटा होगा। उसका कोड छोटा होगा तो आपके टेस्ट सिनेरियोस कम हो गए, आपके टेस्ट सिनेरियो कम हो गए तो टेस्ट केसेस कम हो गए, टेस्ट केसेस कम हो गए तो आपका टाइम भी कम लगेगा। प्लस यहाँ पे आपका कोई डिफेक्ट मिस होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ में आ रही चीज है ना। अब वो 50 किलो के जगह पे मैं आपको 5 किलो दे दूं सिर्फ, और 5 किलो के अंदर 10 कंकड़ डाल दिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यस। इजी हो गया ना काम। तो दैट्स वाई। और इससे क्या होता है, डायरेक्शन बनती है ना। इससे डायरेक्शन धीरे धीरे होता है कि बीच में ही हमें
आपको बोलूँ तो मैंने तो भी एक प्रोजेक्ट बनते बनते 100 200 बार तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज आता है। चेंज रिक्वेस्ट फॉर चेंज पढ़ा है ना यस यार? Yes, बहुत सी बार sir. ऐसा होता है। अब ये देखो, ये फंक्शनलिटी बन के तैयार हो गई, पूरी का पूरा पेज आपका बन के तैयार हो गया, आपका प्रोडक्शन के अंदर चला गया। प्रोडक्शन में जाने के बाद कस्टमर के कुछ तो भी निगेटिव रिव्यूज आए कि यहाँ पे ये थोड़ा यूआई गलत दिख रहा है, ये क्लिक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर यहाँ पे और 2 4 फील्ड ऐड करने चाहिए जिससे इजी हो जाए। कस्टमर फीडबैक्स आते हैं तो तुरंत डायरेक्टली उसके ऊपर यूजर स्टोरीज बनती है, और ये जो बनी हुई फंक्शनलिटीज जो उसके अंदर कुछ एडिशन किया जाता है उसकी अलग से यूजर स्टोरी आती है। फिर थोड़े दिन के बाद ये पूरा का पूरा स्क्रीन ही डायरेक्टली निकाल लिया जाता है और पूरा नया स्क्रीन बनाया जाता है। आपने देखा होगा पेटीएम का जो यूआई जो है, पेटीएम जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो, क्या वो पहले दिन जब पेटीआई लॉन्च हुआ था, मोबाइल रिचार्ज का मॉड्यूल, क्या सेम यूआई है क्या अभी भी? नो No, सर sir. सर बीच में 2 3 बार चेंज हो गया उसका। तो क्या है, सेम फंक्शनलिटी को वापस नए सिरे से डेवलप किया जाता है, क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले सिक्योरिटी अलग थी, आज के तारीख में से आज से 5 साल पहले सिक्योरिटी चैलेंजेस अलग थे, आज 5 साल के बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस अलग अलग है। तो एक ही फंक्शनलिटीज के ऊपर बार बार काम कर करके बहुत टाइम निकल जाता है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन को स्टार्ट टू एंड बना दिया, खत्म हो गया काम, चलो दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, नहीं, वो एक ही प्रोजेक्ट सालों साल चलता है। ये हो गया पेशेंट रजिस्ट्रेशन। फिर ये देखो पेशेंट सर्च, तो क्या है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन उसके जैसा ही इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन भी है। अब थर्ड फंक्शनलिटी आ गई हमारी पेशेंट सर्च। यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट, तो पहला बटन क्या है हमारा यहाँ पे, डिस्प्ले लिस्ट। डिस्प्ले लिस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी पेशेंट है हमारे वो सारे के सारे पेशेंट्स यहाँ पे दिखेंगे हमें। देन पेशेंट क्यू, तो पेशेंट की प्रॉपरली लाइन दिखेगी एज पर द डॉक्टर, ये देखेंगे हम, ये फंक्शनलिटी नेक्स्ट है। देन एडिट पेशेंट, अगर यहाँ पे कोई पेशेंट को सिलेक्ट करके उसे अगर एडिट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को, तो एडिट कर सकते हैं। किसी का फोन नंबर ऐड करना है, मिडल नेम ऐड करना है, एज ऐड करनी है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर सकते थे। ये देखो एडिट पेशेंट की फंक्शनलिटी। देन न्यू रजिस्ट्रेशन, तो ये यहाँ पे टैप करने के बाद क्या होगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर ये रिडायरेक्ट होगा, है ना? यस सर तो ये क्या हो गया, नेविगेशन हो गया, नेविगेशन। तो नेविगेशन जो है ये एक सर्विस लेवल का भी पार्ट हो गया ना, कि सर्च पेशेंट स्क्रीन से न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, सर्विस लेवल हुआ ये। यस Yes, sir. यस ऐसे छोटे छोटे सर्विस लेवल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं छोटे छोटे सर्विस लेवल। बड़ा सर्विस लेवल तो एंड टू एंड होता ही है, फर्स्ट स्क्रीन तो लास्ट स्क्रीन, बट उसके बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। ये यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी ऐड करने के बाद भी सर्च कर सकते हो, फर्स्ट नंबर भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी ऐड करके सर्च किया, रजिस्ट्रेशन आईडी इज इक्वल टू SJ1, बराबर है ना? अगर मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी और फर्स्ट नेम दोनों ऐड करके फिर सर्च किया, तो एंड या और आएगा उसके बीच में, है ना? And वो डिपेंड्स करेगा, उसकी फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लाइंट का ऐसा बोलना है कि रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने ऐड किया, फर्स्ट नेम मैंने ऐड किया, दोनों से जो मैच होने वाले हैं वही रिजल्ट मुझे दिखाओ, तो क्या आएगा, एंड। and बट दोनों में से एक के साथ भी मैच होने वाले रिजल्ट मुझे दिखाओ, तो क्या आएगा, or और आएगा। समझ में आया डिफरेंस, रियल टाइम डिफरेंस एग्जांपल समझ में आया एवरीवन? वापस बताओ, समझ गया यस सर Yes, sir. और एक बार बताओ। यस सर यस सर ओके, देखो अब यहाँ पे एग्जांपल 1 समझते हैं कि आई वांट
अब इसके लिए एसक्यूएल की क्वेरी क्या आएगी मेरी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर First name equal to John लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, Clark है ना, and लास्ट नेम इज इक्वल्स टू क्लास। and अब इसका Clark. आउटपुट क्या आएगा? Where both the conditions are true, then only you will get the output. यस, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो इसका आंसर, सपोज इसका जो फाइनल डेटाबेस के अंदर जो आएगा, ये सिर्फ सपोज जो जिस पर्सन का नाम जॉन है उसका लास्ट नेम है ना। बट इन सेकंड थिंग बट यहाँ पे क्या है मेरा, और आएगा। और तब और आएगा तो जो मेरा आउटपुट जो है वो क्या आएगा? मल्टीपल आउटपुट आएंगे। मल्टीपल आ सकता है। मल्टीपल आएगा, क्योंकि सपोज जॉन मार्टिन करके भी कोई हो सकता है ना। यहाँ पे जॉन विक करके भी जो होगा उसका भी नाम आएगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे मेरी क्लार्क क्लार्क समझ में आया दोनों डिफरेंस, यस सर। है ना। तो ये क्या बताता है हमें कि दिस इज डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। क्लाइंट को क्या चाहिए, है ना। ये आप डेवलपर को पूछ सकते हैं कि डेवलपर ऑलरेडी आपका ग्रूमिंग सेशन हो चुका होता है, ऐसे क्वेश्चन आप ग्रूमिंग में भी पूछ सकते हो। If they are trying to implement such functionality, अगर कुछ functionality को implement कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्टिफिकेट है, आप उनको पूछ सकते हो कि आप क्या रिक्वायरमेंट है ना, कि यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, आपके जो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो दोनों समझा। यस सर। और यहाँ पे जो है ये और रजिस्ट्रेशन आईडी और फर्स्ट नेम और एल नेम और फोन नंबर, है ना, ये पूरा करके आएगा। एंड ये जो स्टार लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये स्टार लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या आएगा, हमारे कॉलम नेम आएंगे, जैसे कि यूनिक आईडी, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, वन, जेंडर, ब्लड ग्रुप, एज एंड एड्रेस। क्योंकि इतने कॉलम्स हमें यूआई के ऊपर दिखाने हैं तो उतना ही डाटा फेच करना जरूरी है। 10 कॉलम दिखाने हैं तो 100 कॉलम क्यों फेच करना, 10 ही कॉलम फेच करो जो चाहिए, राइट। तो ये सर्च पेशेंट। अब यहाँ पे एक डिफेक्ट है, कोई बता पाएगा क्या डिफेक्ट है? विजिबल डिफेक्ट है एकदम। बाकी कॉलम नेम भी आ रहे सर। ये वो तो एक्सपेक्टेड है, जो कि वो क्वेरी के अंदर लिखे गए होंगे तो वो आ ही रहे। यहाँ पे अदर देखो क्या नेम लिखा सेंटर हुआ है, लाइन नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पेशेंट सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सर्च पेशेंट। यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में है कि पी कैपिटल एस कैपिटल, ये कौन से है, फुल कैपिटल डायरेक्ट, है ना। इसको कौन सा नेमिंग कन्वेंशन बोला जाता है, पास्कल या कैमल केस? कैमल केस। कैमल कैमल केस है। पास। देखो मेरी है ना अभी एज 32 है, नहीं सॉरी 31। ओके, इतने जल्दी मुझे अगर हार्ट अटैक आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। कृपा करके ऐसे आंसर मत दो।
मेरे हार्ट बीट फास्ट हो गए डायरेक्ट। पास्कल कन्वेंशन, कैमल केस कन्वेंशन। पास्कल कन्वेंशन क्या बोलता है हमारा? First letter of each is capital. है ना? तो Yes. ये हो गया, है ना? Yes. और कैमल केस, कैमल, ये कैमल नाम क्यों दिया गया है उसको? कैमल का जो हेड जो होता है वो क्या होता है? उसके पीठ से नीचे होता है ना? Yes. तो दैट्स वाई Yes. ये क्या हो Second गया letter आपका? capital. या कैमल केस कन्वेंशन हो Camel गया। case. और ये आपका पास्कल कन्वेंशन हो गया। तो ये नॉर्मली पास्कल कन्वेंशन जो है उसके अंदर लिखे गए हैं। तो सपोज ये पेशेंट सर्च लिखा गया है, उसी तरीके से ये सेम होना चाहिए ना, पेशेंट सर्च करके पी कैपिटल एस कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, है ना? बट यहाँ पे क्या उन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो ये डिफेक्ट हो गया हमारा। तो बहुत से टाइम बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट या बहुत डिटेल नहीं होता है, एकदम बेसिक विजिबल डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले विजिबिलिटी यूआई जीयूआई चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ओके, किसी ने हैंड रेस किया है? कोई डाउट? सर इसमें जो है रजिस्टर आईडी के नीचे एफ नेम लिखा हुआ है उसी पेज पे, एंड डेटाबेस में टेबल में एन स्मॉल है एफ नेम का, तो वो भी डिफेक्ट जाएगा? यस यस, वो नॉर्मली डिफेक्ट हम बोल सकते हैं। हम ये डिफेक्ट मींस देखो, यहाँ पे जो फील्ड दिख रही है इट इज नॉट मैंडेटरी कि सेम टू सेम डेटाबेस में होगी, क्योंकि डेटाबेस इट्स अ बैकएंड। यूआई के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर हम डेवलपर को ये सजेशन दे सकते हैं, क्लाइंट को ये सजेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ पे कंप्लीट लिखो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना? तो यूजर जो होगा, ग्राउंड यूजर जो होगा, उसको समझ में आएगा कि ये फील्ड्स है ना? तो ये हम सजेशन दे सकते हैं। इफ देयर इज अ डिफरेंस डिजाइन में, अगर डिफरेंस है जो डिजाइन आपको दी गई है और जो डेवलपर ने डेवलप किया हुआ है, उन दोनों के अंदर आपको डिफरेंसेस दिख रहा है, तो यू कैन ऑब्वियसली रेज दैट कंसर्न टू द डेवलपर। देखो, फिर यहाँ पे मारिया करके यहाँ पे सर्च किया था, ये देखो सिर्फ एम ए आर करके यहाँ पे सर्च किया है, ये देखो एम ए आर, बट क्या हो रहा है? ये देखो, तो मारिया और ये ए एंड वाई ए दोनों रिजल्ट आए, तो ये लाइक ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये लाइक ऑपरेटर का एग्जांपल हो गया हमारा, है ना? यस। इस तरह से ये हमारी सर्च फंक्शनलिटी। तो ये थोड़ा देखो पढ़ो, है ना? उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा पेशेंट क्यू करके। तो सिंपली डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेशेंट को सर्च किया, ये पेशेंट के ऊपर टैप किया। ये सॉरी, ये रिसेप्शन की फंक्शनलिटी है। रिसेप्शनिस्ट ने क्या किया, पेशेंट को सर्च किया, ये पेशेंट मिला, पेशेंट के ऊपर टैप किया, तो पेशेंट कौन से डॉक्टर को असाइन करना है ना? कि सपोज ये जो पेशेंट जो ये स्पेशलाइजेशन गायनेक को करना है और डॉक्टर जो है वो एलिजाबेथ क्लार्क करके है। तो ये पेशेंट को असाइन करके ओके किया, तो ये पेशेंट ये डॉक्टर के साथ पेशेंट क्यू के अंदर ऐड हुआ, है ना? वो फंक्शनलिटी हम कल देखते हैं पेशेंट क्यू, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। ओके, तो वो कल देखेंगे पेशेंट सर्च। तो थोड़ा देखो, है ना, जो हमने यहाँ पे देखा ना अभी, एसक्यूएल की क्वेरीज भी यूआई जीयूआई कैसे काम करेगा हमारा, तो उन चीजों को देखो और एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल जो हमने देखे आज, है ना, स्टार्टिंग में, रिलेटेड टू अवर फंक्शनल नॉन फंक्शनल, तो उसे भी थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करो। और आपका जो क्यू असाइनमेंट जो है उसके अंदर एज पर दैट चेंजेस करो और शेयर करो ग्रुप के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल, है ना? तो आपको फीडबैक मिलेगा, तो और एग्जाम्पल जानने में आपको हेल्प होगी। ठीक है एवरीवन, ओके सर। कल मिलते हैं हमारे सेम टाइम के ऊपर। थैंक यू, हैव गुड डे, प्लीज कंटिन्यू सर।